कभी आपने सोचा है आप जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर कोई आपको आकर कहे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला क्योंकि तू इस कास्ट से बिलोंग करता है, तू इस रिलीजन से बिलोंग करता है, तेरा प्लेस ऑफ बर्थ ये है। तो क्या ये सब सही है? आइए जानते हैं मेरे साथ। I advocate Manisha Dhawan. In today's video we are going to discuss about Article 16. सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब पब्लिक सेक्टर में आपको कोई जॉब लेनी होती है, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, तो आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आर्टिकल का कोर आइडिया क्या है, मतलब क्यों ये आर्टिकल है, इसकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहले इक्वल चांस टू सिटीजन्स, यानी कि सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया कि ये सिटीजन्स पे ही अप्लाई होगा, सिटीजन्स पे अप्लाई होगा ताकि उनको सबको बराबरी का अधिकार दिया जा सके। ये नहीं कि अगर कोई इस रिलीजन का है तो उसको प्रेफरेंस दे दी जाए, अगर कोई इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसको प्रेफरेंस दे दी जाए। आगे बात कर लेते हैं फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन मतलब जैसे कि हमें सबको पता है कि अगर ए के भी इतने मार्क्स आए हैं और बी के भी उतने ही मार्क्स आए हैं तो दोनों को एक ही स्केल पर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो इस धर्म से बिलोंग करता है तो हम उसको ज़्यादा प्रिविलेज दे देंगे, या फिर कोई इस कम्युनिटी का है तो हम उसे ज़्यादा प्रिविलेज देंगे। द आंसर इज नो। इसीलिए सबसे बेसिक जो आइडिया है कि इक्वल चांस दिया जाए इंडियन सिटीजन्स को, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, एंड उसके बाद फेयर कंपटीशन की समानता से अच्छे से फेयर कंपटीशन हो। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड। देखो हमने आर्टिकल 15 में भी पढ़ा था डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस के बारे में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। बाकी सब तो आपको पता है कि रिलीजन मतलब धर्म के बेस पर, कास्ट भी जाति के बेस पर, एंड रेस जो हम मतलब कलर के उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सेक्स मतलब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या होता है? डिसेंट का मतलब होता है किसी के फैमिली बैकग्राउंड को लेकर कि आप इस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपके साथ भेदभाव किया जाए, ऐसा करना सख्त मना है आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग। प्लेस ऑफ बर्थ हमें पता है, लेकिन इसमें जो एक टर्म ऐड हुई है दैट इज रेजिडेंस। रेजिडेंस में यानी कि आप किस जगह पर रहते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। इसके एक्सेप्शन ये है, पहले इसको यहीं से इसके साथ लिंक कर लेते हैं कि रेजिडेंस की एक्सेप्शन है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो कुछ कंडीशंस में रेजिडेंस के बेसिस पर लॉज बना सकती है। ठीक है जी। उसके बाद ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है? यहाँ पे ना डिनायल वाली फॉर्म है कि आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इसीलिए ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आते हैं रिजर्वेशन की तरफ। रिजर्वेशन यानी कि बैकवर्ड क्लासेस दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ऐसी क्लासेस जिनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, यानी कि जैसे कि कुछ गरीब लोग हैं जो अपने आप में सही नहीं है, मतलब अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, उनके पास प्रॉपर मीन्स नहीं है खुद को मेंटेन करने के, तो वो बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे। इसीलिए ही उन्हें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है और उन्हें रिजर्वेशन दी गई है। उसका थोड़ा बेस जान लेते हैं। रिजर्वेशन आई थी इंदिरा साहनी के केस में। इंदिरा साहनी से पहले मंडल कमीशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया है आर्टिकल नंबर 15 में, जहां पर 27% की रिकमेंडेशन की गई, बट उसके बाद इस केस में कहा गया कि 50% तक का आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्रीमी लेयर को आपको इसमें से एक्सक्लूड करना होगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं आर्टिकल 16 सब क्लोज 4A जो कहता है प्रमोशन एंड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। अब देखो प्रमोशन तो सबको पता है कि प्रमोशन मतलब आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, उसके बाद आपकी रैंक बढ़ा दी गई, आपकी प्रमोशन हो गई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी क्या होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा है, अब बी आता है, बी किसी क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि उसे रिजर्वेशन मिली हुई है, उसके बेसिस पर वो बी
उसका प्रमोशन पहले हो जाता है, अगर बी का प्रमोशन ए से पहले हो जाता है। अब ये नहीं माना जाएगा कि ए पहले से काम कर रहा है तो वो सीनियर होगा, क्योंकि बी को प्रमोशन पहले मिली है तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में भी वो ही पहले आएगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं 4 का सब क्लॉज बी, अनफिल्ड वैकेंसीज, ऐसी वैकेंसीज जिनको फिल नहीं कर पाए। सपोज 20 वैकेंसीज निकली जिसमें से 12 ही फिल हुई, अब जो बाकी की वैकेंसीज है वो बची रह गई, तो उनको हम नेक्स्ट ईयर में, मतलब जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, कैरी फॉरवर्ड रूल की मदद से आगे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे जान लेते हैं EWS के कॉन्सेप्ट के बारे में। उससे पहले हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? यहाँ पर लगता है कुछ लोगों को कि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, एक टेम्पल है, उसमें एक प्रीस्ट की जॉब निकली है। अब उसमें जिस पर्टिकुलर रिलीजियस का पर्सन रिक्वायर्ड है, सपोज हिंदू रिक्वायर्ड है, तो हिंदू को ही अगर हम इसमें ले रहे हैं तो वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो अलाउड है। उसके बाद है EWS। EWS में पहले भी मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 15 में 103rd अमेंडमेंट जो 2019 में आई थी, जिसने जनरल के लिए भी, जनरल में जो पुअर पीपल हैं उनके लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया था, जो बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी छेड़ता नहीं है। और ये 103rd अमेंडमेंट है, इसमें 10% की बात की गई थी कि 10% तक आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 16। और एक बात ध्यान रखिए, यूजीसी नेट के लिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि बेयर एक्ट में से रीड करके उसकी सीक्वेंस को लर्न करिए। जैसे कि ये मैंने बताया कि रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, डिसेंट, मतलब इसकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने आपकी करवा दी है, इसीलिए बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।